हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी, यूनिट स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। अगर मैं बात करूँ, ये यूनिट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट में से एक है। जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम अटल बिहारी का हुआ था प्रीवियसली, उसमें ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आया था 10 मार्क्स में। सो आपको उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। ये जनरली वन शॉट होने वाली है, तो हम लोग गो थ्रू करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में आपका टॉपिक जो डिस्कस होगा वो डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन, टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन, स्पॉल्डिंग प्रिंसिपल, इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपका कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक डिसइंफेक्शन के साथ। सिंपल मीनिंग बताते कि डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन होता क्या है, इससे आप क्या समझ रहेंगे। सिंपल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और फिर हम बुक से डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ डिसइंफेक्शन या फिर स्टरलाइजेशन, ये आपके परफॉर्म होते हैं डेली लाइफ में और हॉस्पिटल में, जिससे आप अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल और या फिर रिमूव करोगे। ये दोनों प्रोसीजर आपके डेली लाइफ में और हॉस्पिटल में परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारा है डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग डिस्ट्रक्ट या एलिमिनेट करते हैं माइक्रोब्स को। माइक्रोब्स जो भी हमारे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको हम लोग या तो रिड्यूस करेंगे या तो हम लोग उनको एलिमिनेट या फिर रिमूव करेंगे। उसको हम लोग कहते हैं डिसइंफेक्शन। अब डिसइंफेक्शन में आपको सिंपल पता चल गया, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनका नंबर डिक्रीज होगा। अगर कोई भी आपसे कहे कि क्या होता है आपका डिसइंफेक्शन, तो आप डेफिनेशन बताएंगे, द प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन इज इफेक्टिव इन किलिंग और रिमूविंग वेजिटेटिव सेल बिकॉज वेजिटेटिव सेल आर कंपेरेटिवली लेस रेजिस्टेंट। तो अगर मैं बताऊं, जो आपका डिसइंफेक्शन होता है वो सिर्फ आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वेजिटेटिव सेल को किल करता है। जो आपके स्टरलाइजेशन होता है वो वेजिटेटिव सेल के साथ साथ आपके स्पोर्स को भी किल करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जो आप स्टरलाइजेशन प्रोसेस करोगे या डिसइंफेक्शन प्रोसेस करोगे, उसमें आप कोई भी यूज़ करोगे उसको हम लोग कहते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। अब ये डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि आपके आएंगे बैक्टीरिसाइडल। अब बैक्टीरिसाइडल क्या होता है? जो बैक्टीरिया को किल करते हैं वो आपके आएंगे डिसइंफेक्टेंट। अब ये स्टरलाइजेशन प्रोसेस क्या है? स्टरलाइजेशन प्रोसेस आपका डिसइंफेक्शन से बढ़िया है। क्यों? क्योंकि डिसइंफेक्शन आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही रिमूव कर पाता है और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स हैं उनको रिमूव भी नहीं कर पाता है। स्टरलाइजेशन में आपके वेजिटेटिव सेल के साथ साथ आपके स्पोर्स भी किल हो जाते हैं। स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव किलिंग और रिमूवल ऑफ ट्रांसमिबल एजेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपको पता चल गया स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में क्या सिंपल पॉइंट्स हैं, क्या डेफिनेशन है जो आपकी बुक में मेंशन है। फिर आपका आता है टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन आपके 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आपका मेंशन है कॉनकरेंट, फिर आपका है टर्मिनल, फिर आपका है प्री करेंट। अब आप की बुक में मेंशन है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, आप उससे नोट्स बना सकते हैं। मैं सिंपल आपको बता रही हूँ कि ये होता क्या है। कॉनकरेंट में क्या होता है? पेशेंट या फिर कोई भी पर्सन बेड पे है या फिर टेबल या चेयर कहीं पे भी है, उसकी बॉडी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज हो रहे हैं और रिलीज होते ही आप तुरंत उसकी बॉडी को या फिर सरफेस को, उस एरिया को क्लीन कर रहे हो जिससे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाह रहे हो किल हो जाए, तो उसको कहते हैं कॉनकरेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उसने वॉमिटिंग कर दिया। अब जो वॉमिट आउट हुआ वेस्ट है, आप उसको तुरंत क्लीन करो। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो जब तक स्प्रेड हो इससे बेटर है कि आप उसको पहले क्लीन कर दो। एक पर्सन है जो अनकॉन्शियस है, जिसने यूरिन पास कर दिया, तो आप उसको भी क्लीन तुरंत करोगे। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। ऐसी कंडीशन में आप कह सकते हो कि आप कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन का यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट है टर्मिनल डिसइंफेक्शन। अब वो पर्सन या आप कह सकते हो या पर्सन या पेशेंट जो भी है, आपका वो डेड हो चुका है। अब डेड होने के बाद में आप पहले तो उसको वार्ड में शिफ्ट करोगे, आफ्टर दैट आप टर्मिनल क्लीनिंग करोगे। अब ये टर्मिनल क्लीनिंग क्या होती है? टर्मिनल क्लीनिंग में मतलब आता है आपका, आप हर एक ऑब्जेक्ट को क्लीन करते हो। क्लीन कैसे करोगे उसका भी एक मेथड होता है, हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्लीनिंग के क्या स्टेप्स हैं, क्या मेथड है। नेक्स्ट आपका टाइप आता है डिसइंफेक्शन का, वो है आपका प्री करेंट।
प्री करंट में आप मेनली क्या होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो उससे पहले ही आप उसको किल करने की सारी तैयारी करके बैठ जाओ। जैसे कि पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क, अगर मिल्क में बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे पहले अगर हम लोग उसको पाश्चराइजेशन प्रोसेस करते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि उसमें बहुत सारे हम लोग केमिकल्स ऐड ऑन करते हैं, जिससे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिड्यूस हो जाएगा और आपका मिल्क सेफ हो जाएगा। जैसे कि वाटर में हम लोग डिसइंफेक्शन का यूज़ करते हैं जिससे हमारा वाटर क्लीन हो जाता है। अब वो डिसइंफेक्टेंट आपका क्या आता है, क्लोरीन। फिर हम बात करते हैं स्टरलाइजेशन के टाइप्स की। स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डायरेक्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन के। तो टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन आपका 3 टाइप्स का आता है। सबसे पहले आपका फिजिकल मेथड, फिर आपका है मैकेनिकल, उसी को हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन मेथड, फिर आपका आएगा केमिकल मेथड। तो आपके 3 मेथड हैं स्टरलाइजेशन के। तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे सनलाइट। आपका आता है सनलाइट फिजिकल मेथड में। तो फिजिकल मेथड में आपके 3 से 4 पॉइंट हैं, जैसे कि सनलाइट। तो सनलाइट में आपको पता है क्या होता है, यूवी रेज होती हैं जिनसे हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं। यूवी रेस, हीट रेस, ये आपकी जर्मीसाइडल वर्क करती हैं। अब आप कपड़े हमेशा धुलने के धूप में क्यों सुखाते हो, जो भी आपके कपड़ों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो किल हो जाएं। तो यूवी रेस, हीट रेस में इतनी उनके पास पावर होती है, जो भी जर्म्स हो उनको किल कर सकते हैं, इसीलिए वो जर्मीसाइडल वर्क करते हैं। जर्म्स को किल करने का टर्म जर्मीसाइडल है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ये आपका फिजिकल मेथड में ही आएगा। अब ये मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन क्या है, आप स्टरलाइज कर रहे हो, कोई भी चीज़ को स्टरलाइज कर रहे हो, जिसमें आप क्या करोगे, वेजिटेटिव सेल के साथ में स्पोर को भी किल करोगे। मॉइस्ट का मतलब समझ में आ रहा है आपको, उसमें वाटर आएगा। जैसे कि अब मॉइस्ट में आप कोई भी वेसल्स यूज़ कर रहे हो, ऊपर से नीचे से आप हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर दे रहे हो और ऊपर से वेसल वो क्लोज है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो अंदर वेपर्स फॉर्म तो होंगे। जैसे कि आप स्टीम मोमोज देखे होंगे, कभी भी वो अपना ओपन करते तो उसमें कितनी ज़्यादा मॉइस्ट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। तो वो कहाँ से आता है, स्टीम के वेपर प्रेशर से आता है। तो अगर मैं बात करूँ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में, आपका बॉइलिंग है, स्टीम है, ऑटोक्लेविंग, तो ये सारी चीज़ आपकी मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में आती है। नेक्स्ट आपका आता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। अब आपके में मॉइस्ट नहीं है, ड्राई है। जैसे कि आपका आएगा ओवन, रेड हीट। तो आपने ओवन को देखा है, बहुत से घर में है भी। अब जब आप ओवन में देखते हो तो ऐसा कोई मॉइस्ट तो नहीं क्रिएट होता है ना, वहाँ पे प्रेशर हाई नहीं रहता, वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, जिससे आपका वेपर्स आपके कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं मॉइस्ट में। तो ये चीज़ रहती है आपका डिफरेंस ड्राई हीट में और मॉइस्ट हीट में। फिर आपका आता है रेडिएशन स्टरलाइजेशन, जिसमें आप रेडिएशन का यूज़ करोगे। आपको पता है रेडिएशन कितने टाइप्स की होती हैं। नेक्स्ट आपका आता है अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक वाइब्रेशन। अब आप वाइब्रेशन की हेल्प से आप क्लीन करोगे अपने कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को, या फिर आप कह सकते हो आप अपने सरफेसेस को। तो ये आपका आता है स्टरलाइजेशन में। स्टरलाइजेशन में फिजिकल मेथड्स में आपके ये 5 पॉइंट हैं। इसमें से मेनली आपके 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, वो आपके हैं सनलाइट, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। कभी कभी एग्जाम में अलग से एक टॉपिक पूछ लिया जाता है ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग आपका मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ही आएगा, और ऑटोक्लेविंग आपको अलग से ज़रूर करना है, क्योंकि कभी 5 मार्क्स में ऑटोक्लेविंग आ जाता है। तो ये ऑटोक्लेविंग है क्या, अब हम लोग इसी वीडियो में ऑटोक्लेविंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स मेंशन आप देख सकते हैं। अब ये ऑटोक्लेविंग क्या है, तो ये ऑटोक्लेविंग एक मैकेनिज्म होता है एक्शन का, जिससे हम लोग मटेरियल को स्टरलाइज्ड करते हैं। एक मशीन है जिसमें हम लोग कोई भी हमारे जो ओटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको स्टरलाइज्ड करते हैं। अब इसमें स्टरलाइजेशन की साइकिल्स होती हैं, इसमें स्टेजेस होती हैं, इसमें 4 स्टेज होती हैं। तो ऑटोक्लेविंग एक वेसल है जिसमें आप सामान को पहले लोड करोगे, फिर उसको पैक कर दोगे उस मटेरियल को ऑटोक्लेव मशीन में। आफ्टर दैट टेम्परेचर और प्रेशर को बहुत ही ज़्यादा हाई कर दोगे, रेस कर दोगे, मतलब कि बढ़ा दोगे टेम्परेचर और प्रेशर को। उसके बाद में फिर अपनी जो मशीन है वो वर्क करेगी, और जो प्रोसेस से आपका जो भी ऑब्जेक्ट, आपने जो भी उसमें इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं वो क्लीन हो जाएंगे, जिसका मतलब होता है स्टरलाइज हो जाएंगे। आफ्टर दैट थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, होल्ड करोगे टेम्परेचर और प्रेशर को एक टाइम इंटरवल पे। फॉर एग्जाम्पल अब आपने बहुत हाई टेम्परेचर बाय हाई प्रेशर कर दिया, उसके बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने के लिए टाइम लगता है। अब क्योंकि स्टरलाइजेशन प्रोसेस में आप स्पोर को भी किल करोगे तो आपको टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। फिर आप डेफिनेट टाइम इंटरवल पे होल्ड डाउन करोगे। आफ्टर दैट जब सब हो जाएगा तो आप थोड़ी देर रुकोगे, होल्ड होने के बाद में थोड़ी देर रुकोगे,
जिससे आपकी ऑटोक्लेविंग मशीन कूल डाउन हो जाए, आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कूल डाउन हो जाए। उसके बाद में आप अनलोड कर दोगे। अनलोड मतलब कि जैसे आपने लोड करा, हर एक सामान को अरेंज करके रखा है, वैसे आप हर एक सामान को उतार लोगे और उसको स्टरलाइज ही रखोगे, तब अनस्टरलाइज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोक्लेविंग के 4 स्टेप्स हैं, 4 साइकिल, मतलब 4 स्टेप्स है जो आपकी स्टरलाइजेशन साइकिल बनाते हैं। वो आपका आता है ऑटोक्लेविंग में। ये आपका बुक में मेंशन है। क्या ये सफिशिएंट है 5 मार्क्स के हिसाब से? नहीं। तो 5 मार्क्स के हिसाब से आपको क्या क्या पॉइंट्स ऐड ऑन करने हैं मैं बता दे रही हूँ, वो सारे पॉइंट्स आप ऐड ऑन कर लीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे ऑटोक्लेविंग की डेफिनेशन। ऑटोक्लेविंग आपका एक डिवाइस है जो वर्क करता है प्रिंसिपल मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के। यहाँ पे आपका अनसेचुरेटेड स्टीम जनरेट होता है अंडर प्रेशर में, जो कि किल करता है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सच एज बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस एंड इवन हीट रेजिस्टेंट एंडोस्पोर। आपको पता है जो आपका स्टरलाइजेशन प्रोसेस है वो आपके स्पोर्स को भी किल करता है। स्पोर्स आपके हीट रेजिस्टेंट होते हैं, इसीलिए एंडोस्पोर को आपको किल करने के लिए टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस, टाइम आपका रहेगा 10 से 12 मिनट मेंटेन करना होता है। आप इसमें क्या क्या करते हो, बहुत डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करते हो। ऑटोक्लेविंग के प्रोसेस के जो भी आपके स्टेप्स हैं फिर आप उनको मेंशन करोगे। ये स्टेप्स अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था स्टरलाइजेशन साइकिल में, इनको फिर से एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका है कंपोनेंट्स। आपके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं या फिर क्या पार्ट्स होते हैं आपके ऑटोक्लेव मशीन के। तो अगर मैं बात करूँ कंपोनेंट्स या फिर मशीन के पार्ट्स के, तो सबसे पहले एक आपका चैम्बर होता है जिसको हम लोग मेन वेसल्स कहते हैं। फिर आपका एक डोर होता है जो प्रोवाइड करता है आपको सीलिंग। फिर आपका होता है एक स्टीम जनरेटर जो आपको स्टीम जनरेट करके देता है वेसल्स के अंदर। फिर होता है एक प्रेशर कंट्रोल सिस्टम जो आपके प्रेशर को कंट्रोल करता है डेफिनेट टाइम इंटरवल पे। फिर आपका एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है जो टेम्परेचर को एडजस्ट करता है थ्रू आउट द प्रोसेस। फिर आपका होता है एक सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व क्या करता है, रिलैक्स करता है एक्सेस प्रेशर को। जैसे कि आपका कुकर है, अगर प्रेशर कुकर आपको पता है कि उसमें नीचे से आप टेम्परेचर देते हो जो कि आप गैस से दे रहे हो, प्रेशर के लिए उसमें सेफ्टी वाल्व में सीटी होती है। अगर वो सीटी विस्टल ना बजे तो कुकर फट जाएगा। तो सेम है ऑटोक्लेविंग मशीन में भी आपका सेफ्टी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिलैक्स करते हैं एक्सेस प्रेशर को। फिर आपका वाटर रिजर्वायर होता है जो आपकी वाटर की सप्लाई करता है। तो ये आपके क्या थे, कंपोनेंट्स थे। कंपोनेंट्स के सामने मैंने आपको मेन पॉइंट बताया, तो आप इन्हीं को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल क्या है आपके ऑटोक्लेविंग के। तो प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 6 पॉइंट है। सबसे पहले स्टीम जनरेशन। तो स्टीम जनरेशन के अगर प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है तो वो कौन है, ऑटोक्लेविंग है। फिर चैम्बर की लोडिंग, फिर सीलिंग, फिर प्रेशराइजेशन, स्टरलाइजेशन टाइम, एग्जॉस्ट। तो ये सारे आपके पॉइंट्स हैं प्रिंसिपल के। ये को रिलेट आप कर सकते हो कंपोनेंट के साथ में। अब हम डिस्कस करेंगे फिगर ऑटोक्लेविंग का। आप इसको डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाइएगा, आपका हाफ पेज कवर अप अच्छे से करेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या है, आपका वेसल होता है, आप कह सकते हैं चैम्बर होता है जो आपका मेन वेसल वर्क करता है। उसके बाद में आपके लिड होती है, लिड के में ही आपका सेफ्टी वॉल्व्स और आपका प्रेशर गॉश और आपकी डिस्चार्ज टैब होती है। नेक्स्ट आपके हीटिंग एलिमेंट, वाटर और आपका परफोरेटेड ट्रे प्रेजेंट होती है जिसमें आप अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को रखते हैं। तो ये डायग्राम है, डायग्राम ऑनलाइन आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत अलग अलग मिलेंगे डायग्राम। ये मैंने भी वहीं से सर्च करके अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाया, तो आपको जो इजी लगे आप कर सकते हो। ऑटोक्लेविंग का आपको एक डायग्राम आना चाहिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑटोक्लेविंग का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने सेकेंड टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन जो कि आपका है मैकेनिकल मैथड या फिर आप कह सकते हैं फिल्ट्रेशन मैथड। तो इसमें आपके 3 आते हैं। सबसे पहले आपका है डेप्थ फिल्टर, नेक्स्ट आपका है मेम्ब्रेन फिल्टर, नेक्स्ट आपका है हेपा फिल्टर। इसमें आपके 2 इंपॉर्टेंट है, एक आपका है डेप्थ फिल्टर, एक आपका इंपॉर्टेंट है हेपा फिल्टर। ये डेप्थ फिल्टर क्या होता है, ये डेप्थ फिल्टर आपका ये मतलब इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, इसमें हम लोग फिल्टर करके कोई भी आप ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी मटेरियल को क्लीन करोगे। जैसे कि बेवरेजेस, अब आपके जितने भी स्टेराइल बेवरेजेस और आईवी फ्लूइड्स होते हैं उनको हम लोग क्लीन करते हैं डेप्थ फिल्टर के थ्रू से। हेपा फिल्टर्स क्या होता है, अब हेपा फिल्टर्स की एक सिंपल सी बात है, हेपा फिल्टर्स आपका ओटी में वर्क करता है। ओटी में भी उन पेशेंट्स के लिए जो पेशेंट्स बर्न पेशेंट है, बर्न पेशेंट में ज़्यादातर एयर माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उस टाइम में हम लोग यूज़ करते हैं हेपा फिल्टर्स को। तो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है ओटी। ओटी में हम लोग बर्न पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एयरबॉर्न माइक्रोब्स बहुत होते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल मेथड की। केमिकल मेथड में आप केमिकली कैसे स्टरलाइज करोगे, तो ये सब डिस्कस करा है। इसमें भी आपके 2 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला आपका है स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड। अब आप कोई भी चीज़ को स्टरलाइज कर रहे हो, आप हीट कर रहे हो, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, साथ ही साथ आप बैक्टीरिसाइड का भी यूज़ कर रहे हो। बैक्टीरिसाइड मतलब कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट इसमें आएगा क्या, आप क्या क्लीन करोगे केमिकल मेथड के स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड से, तो वो आपका आएगा स्टरलाइज करोगे आप इंजेक्शन के फ्लूइड्स को। नेक्स्ट आपका है गैसियस स्टरलाइजेशन। गैसियस स्टरलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो ओजोन का यूज करोगे आप, गैसियस है, जिससे आप डिसइंफेक्ट कर रहे हो वाटर को। तो आपका डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन कंप्लीट हो गया है, डेफिनेशन एंड उसके टाइप्स। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन में अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपको डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। तो बहुत चीज़ें मैंने मार्क कर दी हैं, आपको सिंपली लग रही होगी, अब उसको आप डिस्कस कर लेते हैं तो आपको वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो स्टरलाइजेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप रिमूव कर दोगे, इसमें आप डिसइंफेक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर को रिड्यूस करोगे। स्टरलाइजेशन में आप वेजिटेटिव सेल और स्पोर्स दोनों को किल करोगे। डिसइंफेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आप वेजिटेटिव सेल को किल करोगे, स्पोर्स को किल नहीं करोगे। स्टरलाइजेशन का आपका एग्जांपल आएगा ऑटोक्लेविंग, डिसइंफेक्शन का आपका एग्जांपल आएगा पाश्चुरेशन। स्टरलाइजेशन में आप फिजिकल मेथड को यूज करते हो, डिसइंफेक्शन में आप केमिकल मेथड को यूज करते हो। स्टरलाइजेशन आपका मेडिकल और रिसर्च पर्पसेस में यूज होता है, डिसइंफेक्शन आप डेली लाइफ प्रोसेस में यूज करते हो। अब लास्ट पॉइंट थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, तो अगर मैं बात करूँ जो आप घर पे पोछा लगाते हो फिनाइल से, तो वो क्या होता है, एक वो डिसइंफेक्शन में आता है। तो डेली लाइफ प्रोसेस में आप यूज करो, जैसे कि डेटॉल, सैनिटाइजर, तो वो आपका डेली लाइफ प्रोसेस में आता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर रिड्यूस होता है। स्टरलाइजेशन आपका ओटी में यूज होता है, हॉस्पिटल में यूज होता है, जिससे आप पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हो, साथ में उसके एंडोस्पोर्स को भी। तो आपका ये मेडिकल और रिसर्च पर्पसेस में यूज होता है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्पॉल्डिंग प्रिंसिपल, तो ये स्पॉल्डिंग प्रिंसिपल आपके अर्ले एच स्पॉल्डिंग ने दिया था। ये मेन इसलिए दिया था क्योंकि हम लोग रेशनल अप्रोच समझ सकें डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन का, जिससे हम लोग इक्विपमेंट की क्लीनिंग कर सकें, ओटी इंस्ट्रूमेंट की कर सकें, पेशेंट केयर आइटम्स में जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनको हम लोग डिसइंफेक्ट और स्टरलाइज अच्छे से कर सकें। तो स्पॉल्डिंग ने इसके 3 आइटम्स के बेसिस पे डिवाइड करा है। सबसे पहला पॉइंट आपका क्रिटिकल आइटम, फिर आपका है सेमी क्रिटिकल आइटम, फिर आपका है नॉन क्रिटिकल आइटम। नाम से पता चला है क्रिटिकल आइटम ऐसे आइटम जिसमें हाई रिस्क है इन्फेक्शन होने का, बहुत ही ज़्यादा कंटामिनेटेड है, बहुत ही ज़्यादा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपके ओटी के इंस्ट्रूमेंट्स, अब किसी की सर्जरी हुई हो, उस सर्जरी वाले इंस्ट्रूमेंट्स को आप डायरेक्ट टच करोगे नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जब उनको आप स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का प्रोसेस यूज़ करोगे, उसको हम लोग कहेंगे क्रिटिकल आइटम्स। तो सबसे पहले आप मेंशन करोगे क्रिटिकल आइटम्स की डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल में आपका आएगा ओटी इंस्ट्रूमेंट्स, फिर आपका है सेमी क्रिटिकल आइटम्स। ऐसे आपके इक्विपमेंट्स, ऐसे आपके आइटम्स जो आपके लिए हार्मफुल भी हैं और हार्मफुल नहीं भी हैं। अब ऐसे कौन से आप कह सकते हो आएंगे इसमें, तो ऐसे आपके ऑब्जेक्ट्स या फिर ऐसे आपके इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि लैरेंजोस्कोप। अब कोई पर्सन, एक पर्सन है जिसको टीबी ट्यूबरक्लोसिस है, एक पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, तो ट्यूबरक्लोसिस नहीं है तब आप लैरेंजोस्कोप इसको यूज़ कर रहे हो, तब आपको कोई हार्म नहीं है। अगर उस पर्सन को टीबी है तब आपने लैरेंजोस्कोप यूज़ करा, तब आपको हार्म है। तो एक ऐसी कंडीशन डेवलप होती है पेशेंट के केस के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग कहते हैं सेमी क्रिटिकल आइटम। एग्जाम्पल आएगा लैरेंजोस्कोप, आपके कैथेटर, आपके डायफ्राम फिटिंग रिंग्स और भी बहुत सारे एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका लास्ट टाइप है स्पॉल्डिंग प्रिंसिपल का, नॉन क्रिटिकल आइटम्स। एक ऐसे भी आइटम्स होते हैं जो आपके लिए क्रिटिकल है ही नहीं, मतलब आपको इन्फेक्शन करने के चांसेस उसमें है ही नहीं, कंटामिनेटेड है ही नहीं। अब आपके इसमें कौन सा आता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि बीपी कफ। बीपी कफ आप जानते हो हर किसी को बांधते हो, वो डायरेक्ट आपके हाथ में बनता है और इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो आपके ना म्यूकस मेम्ब्रेन से, ना किसी आपके बॉडी फ्लूइड से, ना किसी ब्लड, मतलब किसी भी चीज़ से आपकी बॉडी से कांटेक्ट में नहीं आ रहा, सिर्फ स्किन से आ रहा है, जिससे आपका इतना कंटामिनेटेड नहीं होता है। बीपी कफ आता है, आपके क्रचेस आते हैं, ये सारी चीज़ें आपके नॉन क्रिटिकल आइटम्स में आती है।
आपके यूनिट में ये लास्ट टॉपिक था। यूनिट डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन कंप्लीट हो गई है। आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, पीडीएफ अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पे। और एक मेन बात ये है, डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन इन्फेक्शन कंट्रोल सब्जेक्ट का टॉपिक आपका 10 मार्क्स में लॉन्ग आया था। तो आप कोई भी टॉपिक को ये मत समझ के रखिएगा कि ये शॉर्ट में मेंशन है बुक में, तो शॉर्ट में ही आएगा। अब यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर बनाती है तो वो सिलेबस में मेंशन है तो उस अकॉर्डिंग देती है। तो डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन तब जब 10 मार्क्स का आएगा तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से मेंशन करनी है। तो आप पूरे चैप्टर में वो सारे पॉइंट्स को मेंशन करिएगा जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन आंसर के लिए। तो कोई डाउट हो इस यूनिट से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।